आपके पास आ रहा हूं, अभी कासिम साहब के पास चलते हैं। कासिम साहब, जो परिस्थितियां मौजूदा दौर में उभरती जा रही है उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब से हम लोगों ने होश संभाला, ट्रायंगुलर फाइट की स्थिति और कई बार तो फोर कॉर्नर कॉन्टेस्ट की स्थिति इलेक्शन में दिखा करती थी, क्योंकि समाज के विभिन्न समूहों के बीच सोशल स्ट्रगल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा था। और क्लास कॉन्फ्लिक्ट कोई बुरी चीज में, नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, जो एक जीवंत समाज है उसके बीच में अपने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लेकर, समाज में अपनी अवस्थिति को लेकर के एक स्वाभाविक सी प्रक्रियाएं होनी भी चाहिए, एक सोशल इंटरेक्शन इसको कर सकते हैं आप। तो जिस प्रकार से ये हो रहा था, क्या यह मान लिया जाए कि सोसाइटी में अब वो बराबर हो चुका है? यानी जो होता है ना कि एक तालाब से जब दूसरे तालाब में आप पानी ले जाते हैं बीच में नाला जैसा बना करके, तो जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं होता है तब तक ये बड़े तालाब से छोटे तालाब की तरफ पानी जाती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब ये पानी वाकई बराबर हो चुका है, सबका सामाजिक स्तर बराबर हो चुका है, इस वजह से इंटरेक्शन खत्म हो गया है और मायावती इसी बराबरी के सिंबल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है? पहली बात तो अभिषेक भाई, मैं ये एक बात स्पष्ट कर दूं कि मायावती राजनीतिक रूप से, घोषित रूप से कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकती। स्पष्ट करें, मायावती जिस दिन घोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगी, अभी तो ऐसे खत्म हुई है कि दिखाए में यहाँ कम हुआ, वहां कम हुआ, पंजाब जैसे राज्य में कहां से कहां पहुंच गई बसपा, मध्य प्रदेश में क्या हाल हो गया, राजस्थान में क्या हाल आप हो जो गया। बात कह रहे हैं कासिम साहब, मैं आपको याद दिला दूं, अजय शुक्ला जी को याद होगा, लक्ष्मण भाई को भी याद होगा, 2002 के गुजरात दंगे के बाद जब अटल जी पहुंचे थे अहमदाबाद और गोधरा जाने के लिए अहमदाबाद पहुंचे थे वो, उस वक्त जिसमें उनका वो चर्चित भाषण भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था राजधर्म के पालन की बात, उस वक्त गांधीनगर के एयरपोर्ट पर दो मुख्यमंत्रियों ने उनका अटल बिहारी वाजपेयी का स्वागत किया था। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। वो मुझे याद है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़े राज्य गुजरात में जाकर ये जो यहाँ की सरकार बनाई गई थी जिसमें अडवाणी आए थे, बड़ी रैली हुई थी, उसका बदला काशीराम ने वहां पे पूरा किया था। मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मायावती जिस दिन घोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करेंगी, मायावती का राजनीतिक स्वरूप खत्म हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल आज भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से कर रही है। जिस दिन ये अलायंस की सूरत में आएगी, उस दिन वो वोटर जो लक्ष्मण यादव, रविकांत जी, कासिम जैसे लोग होते हैं, वो फिर भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी की इस नीति को समझते हुए वहां खड़े नहीं दिखाई देंगे। और ऐसे एक दो लोग नहीं, बहुत बड़ी, लक्ष्मण जी ने बहुत उसको तफसील से बता दिया, ये सामाजिक, वैचारिक, ये विचारधारा का एक मूवमेंट था ना, बीएसपी, काशीराम जी जिस मूवमेंट को तैयार किया था, वो मूवमेंट आज भी उन लोगों के बीच में, जितने लोग हैं, जितने समूह हैं, जितनी पार्टियां, उसमें सबसे बड़ी पार्टी आज भी बहुजन समाज पार्टी। उन लोगों की ये विचार है कि इसको बचाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिस दिन ये बात जो आपने बताई, देखिए अभी तो मायावती का कोई अस्तर, और ये जो कोई कहता है कि वोट ट्रांसफर करवा दिया मायावती ने पैसे लेके, इसको मैं खारिज करता हूँ शुक्ला जी से माफी के साथ। मायावती वोट ट्रांसफर नहीं कराती है, मायावती अपने को ढीला छोड़ लेती है, वोट अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, कहीं सपा को चला जाता है, कहीं भाजपा को चला जाता है, कहीं दूसरी पार्टियों को चला जाता है। मैं आपको अभी मिसाल दे दूं मध्य प्रदेश के चुनाव की, मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव हुए, ग्वालियर से ज्यादा मजबूत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, और ग्वालियर में वो वोट चला गया कांग्रेस के साथ, और आज पहली बार ग्वालियर में मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो ऐसा नहीं है कि वोट भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया जाता है, वहां का जो मूवमेंट के लोग हैं, जो मूवमेंट से जुड़े हुए लोग, वो देखते हैं कि अब भाई हमारी पार्टी कुछ काम करेंगे, और भाजपा उसके लिए सचमुच में आगनात। वो जो पढ़ा लिखा युवा है, वो यूनिवर्सिटीज में जो है और तमाम जगहों पे जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये जो कहने को दिखाने सामने आईने में मुसलमान है, आईना जो है ये मुसलमान है, आईने के पीछे जो खेल हो रहा है उसमें मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं। असल नुकसान इस मूवमेंट से जो भारतीय जनता पार्टी ने चला रखा, असल जो नुकसान है वो ओबीसी का है, एससी का है, उसके बाद क्या कहते हैं आदिवासियों का है। इस तबके का सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, तो मुसलमान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभिषेक जी, इससे पहले भी मैं आपकी शो में कह चुका हूँ कि मुसलमान को ज़बानी नुकसान हुए हैं, कुछ लिंचिंग हुई है, कुछ जगह पकड़ के मार लिया है, जिसका मुकाबला अभी आप एक मलियाना या एक गोधरा से नहीं कर सकते।
एक हाशिमपुरा या एक आपके बिहार के भागलपुर का केस अभी पूरा नहीं हुआ। आप पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को देखने के बाद भी एक भागलपुरा नहीं पूरा कर पाएंगे जितना भागलपुरा में हो चुका था। तो मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दिखाने में मुसलमानों का नुकसान होता है, असल नुकसान हो रहा है लक्ष्मण जी का, रविकांत जी का और उस तबके का जिसको गरीब, कमजोर, दलित, शोषित, वंचित कहा जाता है, जिसको पकड़ के काशीराम ने निकाल के उसको एक जबान दी थी और उसको नेतृत्व क्षमता दी। अभिषेक जी, एक बात आपको याद कराऊं, वीपी सिंह जब उपचुनाव पर फतेहपुर से लड़ रहे थे तो पहली बार उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में एक निषाद मंत्री बनाया गया था, उसका नाम था सीताराम निषाद, और वो भी उप मंत्री बनाया गया था। उससे पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने निषाद मंत्री नहीं देखा था। और काशीराम जब राजनीति में आए तो विशंबर निषाद से लेके और धर्मराज निषाद से के लाइन लगा दी, निषादों के मंत्रियों की लाइन लगा दी। काशीराम ने पाल की लाइन लगा, काशीराम ने बघेल बना दिया, काशीराम ने सैनी बना दिया, काशीराम ने मौर्य, चलिए उपवा करते थे फुटकर, लेकिन जो ताकत काशीराम ने ओबीसी में निकाल के दी है वो कोई दूसरी पार्टी ओबीसी को इतना ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर नहीं कर पाई। आप उत्तर प्रदेश की जितनी पार्टियां देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर देख लीजिए, संजय चौहान को देख लीजिए और संजय निषाद को देख लीजिए और केशव देव मौर्य को देख लीजिए, तमाम लोग ये काशीराम की प्रयोगशाला में निकाल कर लाए गए छात्र थे जो आज अपनी अलग राजनीतिक प्रयोगशाला चला रहे हैं। इन लोगों का जब समय कभी कभी आता है तो इन लोगों की बातें आप सुनिए तो आपको लगेगा ये क्या से क्या कह जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर भी होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, मायावती कभी भी घोषित रूप से भाजपा में नहीं जा सकती, भाजपा के साथ गठबंधन नहीं कर सकती, भाजपा के साथ अलायंस नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी मोदी की भारतीय जनता पार्टी के साथ मंच शेयर नहीं कर सकती। ये स्पष्ट, इसको मैं आपको आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हाँ, उसके दूसरे रूप हो सकते हैं। अगर जिस तरह का मायावती का इस बार उत्तर प्रदेश में फॉर्मूला है, अगर वो काम कर गया तब तो मायावती 2024 का लोकसभा चुनाव ठीक से लड़ती हुई दिखाई देंगी। अगर वो काम नहीं करता है तो 2022 की तरह की आप देखिएगा कि जो हाल 22 में था कि निकली नहीं, बीमार हो गई है, उसके बाद वो मीटिंगें नहीं की, वो मैसेज चला गया कि बहन जी लड़ नहीं पा रही है। ऐसे में जिसे जहां जा रहा था वहां सेट हो गया। मैं आपको बताऊं, बहुजन समाज पार्टी का जो जाटो मतदाता है, कोई राजनीतिक विश्लेषक, कोई नेता, किसी भी पार्टी का कोई समर्थक कितना भी कह ले, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि जाटो वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ कहा गया आगरा से लेके इटावा के इस हिस्से में गया क्योंकि वहां पर उसका टकराव यादव के साथ था। बाकी जगहों पर वेस्ट में वो राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन के साथ गया, समाजवादी पार्टी के साथ अम्बेडकर नगर से इस वाले हिस्से में गया और वो दूसरे हिस्सों में बुंदेलखंड में भी इधर उधर चला गया। लेकिन ये जो जाटो मतदाता है, जिसको जाटो चमार कहा जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए न तत्पर है, न तैयार है, न जाएगा, न सेट हो पाएगा। वक्ती तौर पे अगर कहीं आपने देख रहे, चूंकि सबसे ज्यादा अवेयरनेस, सबसे ज्यादा जागरूकता, सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति की बात बहुत की जाती है, शेड्यूल कास्ट की, दलितों की बात में सबसे अगर जागरूक कोई समाज है तो उसको आप जाटो जमार मान सकते हैं। या उसके बाद धोबियों का नंबर आता है कि धोबी समाज में भी आपको पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे जो मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर जाके कहीं आपको थोड़ा सा पासी मिलेगा और उसके बाद तो सारे का सारा समाज वो जो है इस वक्त कांवड़ ढो रहा होगा। देखिए, आप इस बात को समझिए कि मायावती के बारे में पॉलिटिकली हम लोग ये कहते हैं कि भाजपा में चली जाएंगी, तो राजनीतिक रूप से समझा इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा काम आने वाली दो पार्टियां हैं। एक का नाम है ओवैसी, एक का नाम है केजरीवाल। ओवैसी आके हल्का सा टिक मारते हैं, चले जाते हैं और काम हो जाता है, क्योंकि ओवैसी दोहरा फायदा करते हैं। केजरीवाल से सिर्फ एक तरफा फायदा होता है। ओवैसी ने तो महाराष्ट्र में जाके वो नुकसान अभी कर दिया जिससे चाहे अनचाहे में उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड हो गए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा ना कि ओवैसी की तलवार दोधारी है, वो दो तरफ से काटती है, दो तरफ से काम करती है। केजरीवाल की तलवार एक तरफ से काटती है। केजरीवाल की तलवार सिर्फ काटती है और उसपे कोई वो नहीं होता कि उसका रिएक्शन भी हो। ओवैसी की तलवार एकदम से कांग्रेस या सपा या बसपा या रालू जनता दल इनको काटेगी और दूसरी तरफ उसका जो है नुकसान भी दूसरी तरफ होगा। काटती भी है, जख्मी भी करती है। तो एक तो होगा ओवैसी, दूसरा होगा केजरीवाल, जिसकी मिसाल आप अभी मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में देख सकते हैं कि केजरीवाल